हाय एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद लेवल नंबर 4 ऑफ जर्नल। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। एक्सपेंडिचर वैसे तो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक या वीडियो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में है। देखो, मैंने आपको उसको लिखना सिखाया था, जिसको नहीं ध्यान में उसको लिख के दिखा देता हूँ। हम रेवेन्यू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शायद याद आ जाए आपको। और हम कैपिटल को ऐसे लिखते हैं। इससे हमने क्या सीखा, यहां पर मैंने आर और ई को कैपिटल्स में रखा है, यहां पर मैंने सी और ए को कैपिटल्स में रखा है। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब होता है आर स्टैंड्स फॉर, यहां पर आर का मतलब होता है रोज। जो चीज हम रोज रोज, ऐसा एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्चा जो हम रोज रोज करते हैं। यह रोज का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होता। यह रोज का मतलब होता है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, जो कम से कम हम साल में एक बार जरूर करेंगे। ठीक है, और यहां क, आप ध्यान से देखिए, रेवेन्यू र से शुरू हुआ था, कैपिटल क से शुरू हुआ है। और क का मतलब होगा कभी कभी। कभी कभी से क्या मतलब है? कभी कभी से मतलब हमारा होता है कि वो हर साल नहीं होगा। नॉट एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर। तो हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रेकरिंग, आर रेकरिंग एंड दे आर रेयर इन नेचर, दे आर नॉन रेकरिंग। ये नॉन रेकरिंग होते हैं। ठीक है, ये पहले तो पहचानना है अपने को, पहली बात। दूसरी बात, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर आपने पहचान लिया कि ये वाला खर्चा हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, तो समझ जाना दैट विल नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर एसेट। वो आपकी एसेट की वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं। बट इन दिस केस कैपिटल एक्सपेंडिचर विल डेफिनेटली इंक्रीज व्हाट, द वैल्यू ऑफ एसेट। मैं भी आपको पूरा एग्जाम्पल देके बताता हूं, उसके बाद ही मैं इसकी जर्नल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात हमारी यहां पर ये आ गई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रोज रोज हो रहे हैं, वो एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ा रहे। तो यहां पर जो दूसरा टर्म है ई, आर से तो क्या निकला रोज रोज, और ई से निकल के आया एक्सपेंस, कि उनको बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। और अगर एक्सपेंस माना जाता है, फिर इसका मतलब उनको हम बिजनेस के ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में शो करेंगे। कहां शो करेंगे? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में शो करेंगे, एक्सपेंस मानते हुए। बट यहां पर क से कभी कभी और ए से आपका बनेगा एसेट, यानी ये बिजनेस के क्या कहलाएंगे? एसेट कहलाएंगे। और ये बिजनेस के एसेट कहलाएंगे तो डेफिनेटली कहां शो होंगे? ये हमारी बैलेंस शीट में शो होंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना, दे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, ये एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो ये एसेट के नाम से ही आते हैं। एग्जाम्पल्स ये लीजिए, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल, गाइज मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं कंपैरिजन करने के लिए, ताकि मैं आपको रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों समझा सकूँ। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर #1 जो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000। हमने 1,00,000 के गुड्स खरीदे। पेड कैरेज। अब कैरेज क्या होता है यार? आप जब बिजनेस के लिए गुड्स खरीदोगे, आप गए मार्केट गए, आप अपने सप्लायर के पास गए, आपने गुड्स खरीदे या आपने गुड्स मंगवाए, इन दोनों ही केसेस में जब आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आप तक पहुंचने के लिए अब कुछ सर पे तो रख के लाएगा नहीं। डेफिनेटली आपको किसी लड्डे पे, ऑटो, ट्रॉली, ट्रक, किसी चीज़ का किराया देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कैरेज, क्योंकि यू नीड गुड्स कैरियर। गुड्स को कैरी करने के लिए यू नीड अ ट्रांसपोर्ट, उसका जो खर्चा होगा वो कैरेज कहलाएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में आपने गुड्स खरीदे और उस पर कैरेज पे किया। सेकेंड एग्जाम्पल में आपने एक मशीन परचेज की 1,00,000 की और उस पर कैरेज पे किया। हम यहाँ पर जो मुद्दा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कैरेज का। ठीक है, दोनों ही केस में कैरेज है। यहाँ जो कैरेज है वो किसके ऊपर लग रहा है? गुड्स के ऊपर लग रहा है। अब एक बिजनेस के लिए गुड्स खरीदना क्या होता है? क्या ये रोज खरीदते हैं या कभी कभी? रोज का मतलब क्या ये रेगुलरली हर साल परचेज किए जाएंगे, या ऐसा होगा कि 1 साल खरीद लिया और 4-5 साल तक अब नहीं खरीदेंगे? नहीं नहीं सर, डेफिनेटली गुड्स तो हम रेगुलरली परचेज करेंगे, तो ये वाला कैरेज भी रेगुलर लगेगा। अगर ये रेगुलरली लगेगा, इसका मतलब ये रेवेन्यू हो गया। क्या हो गया? रेवेन्यू। अच्छा, और ये वाला कैरेज किस पे लग रहा है? मशीन पे। मशीन तो 1 साल खरीद लेंगे, फिर 5-10 साल की गई अपनी, तो ये वाला मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये वाला कैरेज भी हमें रोज रोज नहीं खर्च करना। तो ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला कैरेज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ये कैरेज एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, इसका मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। क्या? कैरेज बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, और इससे एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यानी इससे गुड्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर अभी देखना कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको मैं। तो यहां पर जो आइटम्स आएंगे, गुड्स 1 लाख के अलग आएंगे, कैरेज अलग से शो होगा, गुड्स में ऐड नहीं होगा। क्यों भी बताता हूं, वेट वेट बताता हूं। ठीक है, और टोटल कैश जो आपने दिया होगा वो आपने दिया है 1,05,000, यानी आप 1,05,000 टोटल कैश दे रहे हो, जिसमें से गुड्स का 1 लाख है, कैरेज का कितना 5,000 है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम यहां पर बात करेंगे कि यहां कौन कौन से आइटम्स होंगे, तो यहां आप मशीन परचेस कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, आई एम सॉरी, मशीन अकाउंट डेबिट नहीं, अब क्या इतना हो गया कि जनरल अपने आप ऑटोमेटिकली बनने लग जाती है। एक आइटम तो होगा मशीनरी और दूसरा आइटम होगा कैश। ठीक है, यहाँ पर मशीन की वैल्यू 1,05,000 गिनी जाएगी, और कैश तो आप डेफिनेटली, मैंने शायद एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, हटा देते हैं इसको। मशीन की वैल्यू यहाँ पर जो गिनी जाएगी वो होगी कितनी, 1,05,000, और कैश तो आप 1,05,000 दे रहे हो, यानी यहाँ पर हम कैरेज अलग से शो नहीं करेंगे। यहाँ दो ही आइटम होंगे, क्योंकि ये कैरेज एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इससे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझो। इस वाले केस में, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, आप गुड्स कितनी बार खरीदोगे? शायद हो सकता है कि आप पूरे साल में 100 टाइम्स गुड्स परचेस करो, तो कैरेज भी कितना लगेगा, मे बी शायद हो सकता है ये भी 100 टाइम्स लगेगा। ठीक है, इतनी बार जो आप खर्चा कर रहे हो, क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे साल के लास्ट में कि टोटल आपने कैरेज पे कितना खर्चा किया? सर क्यों जानना चाहेंगे? बेटा देख, अगर 100 बार तूने कैरेज पे किया 5,000 के हिसाब से, इसका मतलब 5 लाख का कैरेज लग गया, तो साल का 5 लाख रुपए तुम किराया दे रहे हो। अरे दादा, इससे बेटर क्या है बाबू, इससे अच्छा है खुद का टेम्पो खरीद लो। गॉट द पॉइंट? लेकिन इस केस में, सर इस केस में कैरेज क्यों नहीं लिखेंगे? बेटा ये तो 5 साल में 10 साल में एक ही बार दिया है। सोच, अब इस पे 5 साल 10 साल में एक बार ही दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? अलग से लिख करके तुम डिसीजन थोड़ा लोगे कि अरे यार खुद का टेम्पो खरीद लो। अरे मशीन तुम्हें कब लानी है? 5 साल में एक बार लेके आनी है। गॉट द पॉइंट? तो हमेशा याद रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पकड़ लिया तो वो एसेट में जुड़ जाएगा, एसेट में जुड़ जाएगा, अलग से शो नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो अलग से, उसकी आइडेंटिटी है, वो अलग से शो होगा। कोई भी डाउट है, यही वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस देखो। ठीक है, और फिर आगे के क्वेश्चंस पे आ जाना। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल चाहिए? लो एक और एग्जाम्पल देखो। सी दिस एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये एक मेरा हॉल है ना, हॉल रूम है मेरे पास, एक बहुत बड़ा एक कमरा है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा एक होल हो गया। ठीक है, एक छोटा सा छेद हो गया। ओके, अब ये एक चीज, एक होल, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये छत टूट गई है, ये छत टूट गई है, ये सेकंड नंबर की चीज हो गई। अब क्या हुआ कि इस होल को भरवाने के लिए मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, मैंने किसी अपने बंदे को बोला, मैंने कहा जा करके मार्केट से पीओपी लेके आ जा। वो गया मार्केट से 10 रुपीज़ की पीओपी लेके आ गया। मैंने उस 10 रुपीज़ की पीओपी का, ठीक है, एक घोल बनाया, उसको पानी में डाल करके घोल बनाया और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको मैंने रिपेयर कर दिया, यानी ये चीज़ यहाँ से रिपेयर हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने लेबर को बुलाया और लेबर को मैंने पूछा यार कि मुझे छत बनवानी है, छत टूट गई थी, आंधी तूफान आ गया, ये टूट गई है, इसमें कितना लगेगा? तो उन्होंने बोला कि इसमें लगभग आपके 1,25,000 रुपये लग जाएंगे। तो मैंने 1,25,000 रुपये उनको पे कर दिया और मैंने इसको भी रिपेयर करा लिया। ठीक है, तो दोनों ही रिपेयर है, ये भी एक रिपेयर था 10 रुपीज़ वाला, ठीक है, और ये भी एक रिपेयर है। तो ये वाला जो रिपेयर है, ये वाला जो रिपेयर है, ये छोटा मोटा रिपेयर है, यानी ये चलता रहता है। सोचो आपके घर में कभी होता होगा, पंखा खराब हो गया, कभी मिक्सी खराब हो गई, कभी सोफा में प्रॉब्लम आ गई, बेड में प्रॉब्लम आ गई, है ना, आपकी साइकिल में या साइकिल की वायर टूट गई हो या उसकी चेन खराब हो गई हो, तो ये वाले जो रिपेयर है चलते रहते हैं। लेकिन ये वाला रिपेयर तो नहीं चलता ना, तो हम इस रिपेयर को क्या बोलते हैं? माइनर। दिस इज अ माइनर रिपेयर एंड दिस इज अ मेजर रिपेयर। ठीक है, अगर हम इस ऐसे देखें तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला खर्चा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल? शायद आप क्लियर कर पा रहे होंगे, सर ये वाला खर्चा हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, और ये वाला जो हमारा खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो बस इतना काम करना होता है। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई कर लो, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया।
अब आपको पता लग गया कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो यहां पर आप एक्सपेंस के नाम से एंट्री करेंगे, एसेट के नाम से नहीं करेंगे। यानी यहां पर जो एंट्री होगी वो रिपेयर के नाम से होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी रिपेयर और कैश ये दो आइटम आएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो यहां पर ये एसेट के नाम से एंट्री होगी, रिपेयर के नाम से नहीं होगी। यानी यहां पर आप जो एंट्री करेंगे वो बिल्डिंग के नाम से करेंगे, बिल्डिंग और कैश, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां रिपेयर वर्ड नहीं आएगा। यही मेन फर्क है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद के नाम से जाना जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उससे एसेट की वैल्यू बड़ी है। गॉट द पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक डिफरेंस और हम सीख सकते हैं प्रैक्टिकली, जो पिछले पेज हमने वीडियो में देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कह सकते हैं कि इनके जो अमाउंट्स होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वो कंपेरेटिवली लेस होते हैं और यहाँ पर कंपेरेटिवली ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये कंपैरिजन है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों हो सकता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। गाइस देखिए, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे, ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, ये मैंने वही वाला एग्जांपल दिया आपको। परचेज गुड्स 4000 पेड कैरेज। पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं 4000 के, इस पर कैरेज पे कर रहे हैं। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये वाला कैरेज क्या है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है। डेफिनेटली ये कैरेज रेवेन्यू है क्योंकि ये गुड्स पे लग रहा है, और रेवेन्यू है तो ये गुड्स में ऐड नहीं होगा, ये अलग से आएगा। तो यहाँ पर अगर हम आइटम्स की बात करेंगे तो एक आइटम आएगा यहाँ पर गुड्स, दूसरा आएगा कैरेज, और फिर टोटल यहां पर आ जाएगा कैश, ठीक है, कैश। गुड्स की वैल्यू कितनी है, गुड्स हमारे हैं 4000 के, कैरेज अलग से शो होगा क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 200, टोटल कैश कितना खर्च हुआ 4200। कैश को एक टीम में डाल देते हैं, ये दोनों एक टीम में आ जाएंगे। हमने परचेज किए गुड्स, कैश जाएगा तो ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। गुड्स को हम क्या लिखेंगे, परचेज, तो यहाँ पर हम एंट्री लिख सकते हैं, इस जगह हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 4000। कैरेज, अब देखो कैरेज अलग से शो होगा, रीजन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा अलग से शो होता है, जुड़ता नहीं है। तो बस आइडेंटिफाई करने वाली बात होती है कि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया फिर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना गुड्स परचेज एंड पेड कैरेज, ठीक है। अब देखते हैं हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है हमें, सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज मशीनरी, हमने मशीन खरीदी है और इस पर कैरेज पे किया। अब जो मशीन पे कैरेज लग रहा है ये रोज रोज नहीं लगेगा क्योंकि मशीन रोज रोज नहीं खरीदते, तो ये कैरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये मशीन में जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर कैरेज वाला अलग से नहीं आएगा, मशीन और कैश, मशीन की वैल्यू टोटल गिनी जाएगी 10,300 और यहाँ भी आ जाएगा 10,300। कैश जा रहा है क्रेडिट, मशीन डेबिट हो जाएगी, तो हम यहाँ पर उसको लिख देंगे इस जगह मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,300 10,300 और यहाँ लिख देंगे मशीनरी परचेज्ड एंड पेड कैरेज 300। चलिए चलते हैं इन दो के बाद दो और ट्रांजैक्शंस पे। देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज एन ओल्ड फर्नीचर। आपके पास सपोज आपको लग रहा था कि एक अलग से गेस्ट रूम है, या मान लो एक छत पे कमरा है जो आपने बना रखा था सर्वेंट के लिए, ठीक है। अब उसमें आपके पास बेड नहीं था, तो आपको लगा कि यार चलो मुझे बेड लाना है, अब नया बेड क्या लाऊं, मैं तो पुराना बेड ले आता हूं। तो आप एक पुराना बेड खरीदने के लिए मार्केट गए, परचेज एंड ओल्ड फर्नीचर, आपने पुराना फर्नीचर खरीदा 3000 का और उस पर रिपेयर किया, ठीक है। अब वो टूटा फूटा था, थोड़ा सा हिल रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, आपने उसको रिपेयर कराया। तो आप क्या वो फर्नीचर जो आपने खरीदा है क्या आप रेगुलरली परचेज करते हो? नहीं सर, हम पुराना फर्नीचर रोज रोज तो नहीं खरीदते, कभी बहुत रेयर होता होगा खरीदते होंगे, ठीक है। कोई तो कहेगा सर हम तो खरीदते ही नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए आप पुराना फर्नीचर खरीदने का काम थोड़ा ना आपका। तो यहाँ पर आपने जो रिपेयर किया वो रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्योंकि वो सेकेंड हैंड चीज परचेज कर रहे हो आप। ये कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं फर्नीचर हो, ये पुरानी गाड़ी हो सकती है, पुराना मोबाइल हो सकता है, कुछ भी। तो इस समय जो आप खर्चा करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग से शो नहीं होगा, फर्नीचर की वैल्यू में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर फर्नीचर की टोटल वैल्यू ली जाएगी 3,300 और कैश आ जाएगा आपका 3,300। कैश जा रहा है क्रेडिट और ये डेबिट हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पर एंट्री बिल्कुल बिंदास आप बना लीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,300 एंड 3,300।
ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ओके, एंड उस पर रिपेयर भी डाल देना। लेकिन अगर हम इसमें इसके बाद हम फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर रिपेयर ऑन अनदर फर्नीचर। अब अनदर फर्नीचर का मतलब होता है कि हमारे पास एक फर्नीचर ऑलरेडी है और उसको रिपेयर कराया है, ठीक है। अब क्या फर्नीचर रिपेयर कर, अब सुनना, यहाँ बच्चे को लगेगा सर फर्नीचर को रिपेयर कराना हर साल तो नहीं कराते सर, 3-4 साल में, 2 से 3 साल में यूज करके जब हमें लगता है तो रिपेयर कराते हैं। बेटा, फर्नीचर को रिपेयर कराना रोज नहीं कराते, लेकिन घर के अंदर या ऑफिस के अंदर रिपेयरिंग तो चलती रहती है ना, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। जैसे मैंने भी क्या बोला, कभी आपका कूलर खराब हो गया, कभी पंखा खराब हो जाएगा, कभी आपका प्रेशर कुकर खराब हो जाएगा, मम्मी से पूछ के देखो, कभी गैस खराब हो जाएगी, ठीक है, कभी मोटर खराब हो जाएगी। तो घर के अंदर रिपेयर, यानी आपके ऐसे ही बिजनेस में जो रिपेयर्स है वो चलते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो रिपेयर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रेगुलर नेचर का है। तो यहाँ पर रेवेन्यू मानते हुए इस एक्सपेंस का नाम आएगा, यहाँ पर रिपेयर आएगा, एसेट का नाम नहीं आएगा। रिपेयर और कैश, फर्नीचर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आप नॉर्मली रिपेयर कराओगे तो फर्नीचर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, कैश जा रहा है क्रेडिट और ये डेबिट, दोनों में फर्क है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी एंट्री भी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और उसका अमाउंट आ जाएगा 300। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, यहां हमने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा और उसको खरीदते वक्त रिपेयर लगा। एक बार खरीदने के बाद आप ला करके यूज करने के बाद रिपेयर करेंगे तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, लेकिन खरीदते वक्त उस समय लगाओगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। गॉट द पॉइंट। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट 2-3 ट्रांजेक्शन पे। सी नंबर 5, इसमें लिखा है पेड 2000 फॉर सीमेंट, 3000 फॉर ब्रिक्स, 4000 फॉर वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, मे बी घर, मे बी ऑफिस, मे बी गोडाउन, कुछ भी बनवा रहे हैं, उसके लिए आपने सीमेंट खरीदा, ब्रिक के लिए पैसे दिए और 4000 रुपये लेबर को वेजेस दी। क्यों दी? क्योंकि आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं। बिल्डिंग क्या हर साल बनवाओगे या एक बार बनवा करके फिर आपका काम हो जाएगा? हाँ सर, हम घर या ऑफिस या बिल्डिंग रोज तो नहीं बनवाते। तो ये सारे जो 3 खर्चे हैं क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्योंकि ये कौन से खर्चे हैं? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये लेटर कहता है कि ये सब एसेट के नाम से आएंगे। तो यहाँ पर आप सीमेंट नहीं लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे, वेजेस नहीं लिखेंगे, आप सीधे एसेट का नाम लिखेंगे। कौन सा एसेट बना रहे हो आप? सर बिल्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ बिल्डिंग और कैश, ये 2 आइटम्स आएंगे। ये क्रेडिट क्योंकि कैश जा रहा है, और ये डेबिट, इसकी यहाँ पर आप एंट्री अब बना सकते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसका अमाउंट आ जाएगा, दैट इज टोटल 4 5 6 7 8 9 9000। आपने 9000 अभी तक खर्च किया फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग। तो 9000 की बिल्डिंग बन चुकी है, फिर और बनती जाएगी और बनती जाएगी, फिर ऐसे करके ही तो टोटल 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की बिल्डिंग बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 को देखिए, परचेज मशीनरी ₹1 लाख एंड स्पेंड 5000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होता है बताता हूँ। एसी खरीद के लाते हैं। अब एसी खरीद के ला करके कमरे में रख करके आप ऑन कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। इंजीनियर आएगा, इंजीनियर आके इंस्टॉल करेगा, ठीक है। जैसे जिम में अगर जाते हैं, जब जिम सेटअप होता है तो आपको पता होगा जो मशीन आती है, मशीन अलग अलग उसकी टुकड़ों में आती है, फिर वो अंदर ला करके उसको फिर उसको फिट किया जाता है, उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो जब तक मशीन का इंस्टॉलेशन नहीं होगा, मशीन यूज में नहीं आ सकती। तो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है ये एक ही बार लगता है, जब हम स्टार्टअप करते हैं, सेटअप करते हैं, तब लगता है। तो आपको क्या लगता है, ये इंस्टॉलेशन रेवेन्यू कैपिटल है? सर डेफिनेटली कैपिटल है, और ये कैपिटल है तो इसका मतलब ये एसेट के नाम से जाना जाएगा, इंस्टॉलेशन अलग से शो नहीं होगा। तो यहाँ मशीन की टोटल वैल्यू 1 लाख नहीं होगी, 1,05,000 होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट में जुड़ जाता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ मशीनरी वॉज डन बाय चेक। हमने मशीन का जो पेमेंट था, मशीन का पेमेंट तो चेक से किया, यानी मशीन का पेमेंट तो बैंक से गया, यानी कि 1 लाख रुपये, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन है उसको हमने कैश में दिया, यानी इंजीनियर आया होगा, हमने उसको कैश में दे दिया। कैश में हमने 5000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। तो अब टीम बना लेते हैं, ये दोनों एक टीम में डाल देते हैं, इसको एक टीम में डाल देते हैं, ठीक है। कैश आ रहा है, जा रहा है, खरीदोगे तो जाएगा, क्रेडिट तो ये भी क्रेडिट हो गया, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बना लो, ये लो हमारे पास है जनरल का फॉर्मेट, यहाँ बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक से कौन सा पेमेंट गया, जितने की मशीन आपने एक्चुअल मशीन खरीदी थी, और इंस्टॉलेशन का पेमेंट आपने कैसे दिया, कैश में दिया, टू कैश, ठीक है। नहीं होता मशीन खरीद के ले आते हैं, वहाँ चेक दे के आते हैं और बोलते हैं कि जब आप इंस्टॉलेशन कराओगे हम इंजीनियर को उसका पेमेंट दे देंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं और करते हैं आज इस वीडियो के 4 और ट्रांजेक्शन। नंबर 7, वेरी बेसिक एंट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो।
व्हाट इट सेज, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। देखो एक तो ये वर्ड पे ध्यान देना, इंग्लिश में आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश पे ध्यान दिया करो। एक होता है ऑफ, एक होता है फॉर। सोल्ड गुड्स ऑफ यानी ये कह रहा है कि 10,000 के गुड्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 मतलब 10,000 में बेचे, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं यहां पर सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू मोहन, यानी मोहन को हमने 10,000 के गुड्स बेचे 20% प्रॉफिट पे। तो पहले आइटम चुनते हैं, हम गुड्स बेच रहे हैं मोहन को। ध्यान से देखो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैसे पता, यहाँ कैश वर्ड नहीं लिखा, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा, नाम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स और अगला आइटम होगा मोहन, ठीक है। अब तक पक्के हो जाने चाहिए सारे आइटम्स आपके। ये रियल हो जाएगा, ये पर्सनल है, गुड्स हमने बेचे हैं, तो ये क्रेडिट, ये डेबिट। यानी अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री तो यहाँ पर आपकी बन जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट ज़रा ध्यान से सुनना, दो चीज़ होती हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। हमारी ये जो एंट्री है सेल्स की एंट्री है, तो डेफिनेटली सेल्स में क्या आना चाहिए, सेलिंग प्राइस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है, अब देखो 10,000 में गुड्स बेचे हैं, 10,000 के, ये कह रहा है 10,000 के गुड्स हमने बेचे हैं 20% प्रॉफिट, 20% मतलब 2,000 प्रॉफिट 12,000 में। ये है जब वो यूज करेगा ऑफ, और ये है किसके लिए, जब वो यूज करेगा फॉर 12,000 या ऑफ 10,000, फर्क है ना, ध्यान सोचना, इंग्लिश का खेल है सारा। तो हमने 10,000 के गुड्स बेचे कितने में, 20% प्रॉफिट में, तो 20% प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000 का प्रॉफिट, तो 12,000 में बेचे। तो यहां पर हम दिखा देंगे 12,000। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा, पहली बात सुनना ध्यान से, पहली बात हमने ये सीखी कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस, लॉस पे भी तो बेच सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस इज नॉट शोन इन सेलिंग गुड्स। जब आप गुड्स को सेल करते हो तो हम प्रॉफिट और लॉस शो नहीं करते। अगर आपके मन में आया है सर क्यों ऐसा क्यों नहीं करते, तो बेटा प्रैक्टिकली सोच के देख, तू अगर एक दुकानदार है, तो एक दुकान पे राशन बेचता है, ठीक है, दिन में 100 ग्राहक आते हैं, तो तू 100 ग्राहक को क्या करेगा, माल बेचेगा। तो हर बार अपना प्रॉफिट निकालेगा क्या, नहीं निकालेगा ना। तो क्या कहेगा, सर एक मिनट रुको, अच्छा चलो अब ले जाओ, मैंने इस पर इतना प्रॉफिट कमाया। हर बार आप बार बार थोड़ा ना करोगे यार, नहीं करोगे आप, तो बस उसको इतने का माल बेच दिया, इतने का माल बेच दिया। आप प्रॉफिट निकालते हैं गुड्स पे कब, साल के लास्ट में, जब आप क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। याद है शुरू की वीडियो में बताया था मैंने आपको, थ्योरी जब कराई थी कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। तो प्रॉफिट और लॉस कभी भी हम यहाँ पर शो नहीं करते। कहाँ शो नहीं करते, गुड्स में। हाँ, अगर हम यहाँ गुड्स ना बेच करके किसी एसेट को बेच रहे होते, एसेट को, तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट या लॉस दोनों शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये सेल्स वाली एंट्री में हमेशा सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। चलिए देखते हैं नंबर 8 को। सिंपल बेसिक एंट्री है, परचेज स्टेशनरी। नंबर 8, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। हम गए मार्केट में और ऑफिस के लिए स्टेशनरी लेने गए थे, इतने में वाइफ का फ़ोन आ गया, सुनो ऐसा है, जो चुन्नू है ना, उसको ऑफिस के लिए, उसको ऑफिस नहीं, उसको स्कूल के लिए ना स्टेशनरी चाहिए, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है। तो मैंने उसके लिए भी स्टेशनरी खरीद ली, यानी मैंने 5,000 की स्टेशनरी खरीदी, किसके लिए, ऑफिस के लिए, और 4,000 की स्टेशनरी किसके लिए खरीदी, अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो टोटल जो मैंने कैश खर्च किया स्टेशनरी पे, आई थिंक पता लग गया होगा सर वो तो 9,000 खर्च किया। इसमें से घर के लिए कितनी है, घर के लिए जो स्टेशनरी है वो है 4,000 की, ठीक है। वो घर वाली है, उसको क्या लिख देते हैं, ड्राइंग्स। अरे घर वाली नहीं, मतलब घर में जो काम आने वाली है, ठीक है ना, वो वाली स्टेशनरी। और जो ऑफिस के लिए स्टेशनरी है वो तो स्टेशनरी के नाम से लिखोगे, क्योंकि आपने स्टेशनरी परचेज की। ये हो गई ऑफिस की स्टेशनरी, ठीक है, कितने की, 5,000 की। ये हो गई घर के लिए स्टेशनरी, और टोटल कैश कितना दिया, 9,000, ठीक है। ये हो गया एक तरफ, ये हो गया एक तरफ, आपने खरीदी है, कैश गया, क्रेडिट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो यहां पर आ जाएगा, इस जगह आप लिख देंगे स्टेशनरी। याद रखना स्टेशनरी में ई आता है, ठीक है। कई बच्चे वो 12th तक भी पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं ए लिखते रहते हैं। स्टेशनरी में ए भी आता है, लेकिन वो तब आता है जब वो फिजिक्स वाला स्टेशनरी होता है। फिजिक्स वाला स्टेशनरी क्या होता है, जब एक गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन पे होती है, खड़ी हुई होती है, तो उसको स्टेशनरी वर्ड बोलते हैं। वैसे यहाँ ड्राइंग्स की स्पेलिंग वाले रूल ट्रिक से भी आप कर सकते थे कि वो डेबिट होता है, ठीक है। टू कैश अकाउंट 9,000, तो आपने 9,000 रुपये खर्च किए, ऑफिस के लिए स्टेशनरी लेके आ गए, और घर के लिए भी आपने स्टेशनरी खरीद ली, और घर के लिए जो पर्सनल चीज़ होती है उसको हम ड्राइंग्स लिखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा 9th नंबर पे क्या कह रहे हैं, 9th नंबर में ये बोलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल 40,000 एंड सोल्ड टू रामू 45,000। तो घबराओ मत, ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। पहला परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल
और दूसरा सोल्ड गुड्स टू गोपाल, सॉरी रामू। तो पहले में क्या है, हम गोपाल से गुड्स खरीद रहे हैं, तो लो खरीद लिए। गुड्स किससे खरीदे, गोपाल से, ठीक है। ये रियल, ये पर्सनल। गुड्स आ रहे हैं डेबिट, ये क्रेडिट। गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, तो लो लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारी एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ठीक है। कितने के, 40,000 के। तो परचेज गुड्स ऑफ 40,000 ऑफ, ठीक है। नंबर 10, अच्छा नंबर 10 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नंबर 10 नहीं है, ये आपका है 9th का ही, इसका बी पार्ट लिख देते हैं, 9th का बी पार्ट, ठीक है। नाराज मत हो यार। यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू रामू, ठीक है। हम गुड्स बेच रहे हैं किसको, रामू को। रामू कितने के गुड्स हैं, 45,000, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पर गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सर यहाँ बेच रहे हैं तो जा रहे हैं क्रेडिट, ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनी, यहाँ पर एंट्री बनी रामू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 45,000। अब एक बात तो समझ में आ गई कि हमें इसमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम वो प्रॉफिट शो नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट गुड्स में शो नहीं करेंगे। अच्छा, ये 45,000 को क्या बोलोगे, गुड्स ऑफ 45,000 या गुड्स सोल्ड फॉर 45,000, फॉर 45,000। इंग्लिश है, सुधार लो, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन बच गई, नंबर 10, इसको भी कर लेते हैं। अरे सर ये तो हमें आती है, कैसे आती है बेटा, कब कराई थी, सर ये तो आपने हमें टेस्ट में दी थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा इसको टेस्ट में हम आउट ऑफ कोर्स मान लेंगे, क्योंकि यहाँ तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। नंबर 10 क्या कहते हैं, परचेज टिम्बर बाय फर्नीचर मैन्युफैक्चर। जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर टिम्बर परचेज कर रहा है, टिम्बर क्या है, लकड़ी, उससे क्या करेगा वो सर फर्नीचर बनाएगा, तो ये उसके लिए गुड्स कहलाएगा, ठीक है। और पैसे दे के आ गए इसको, कैश क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक बच्ची ने पूछा था सर टिम्बर नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते बेटा इसको, ठीक है। फर्नीचर नहीं लिख सकते बेटा, फर्नीचर थोड़ा खरीदा है, ठीक है। टू कैश 30,000 एंड 30,000। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट दिस लेवल नंबर 4, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत प्यारा चैप्टर है, इसको पक्का करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि अगर मेरा ऐसा मन कर गया तो बीच में एक छोटा चैप्टर और करा दूंगा, इसकी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। एक छोटा चैप्टर आपको बीच में ऐसे ही चुटकी बजाते हुए दे देंगे, ऐसे ही हंसी मजाक में वो भी कर लेंगे। सो टेक केयर गाइस, आप थे गौरव सर के साथ, हम कर रहे थे जनरल का लेवल नंबर 4।